नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च 1931 90 साल हो गए हैं उस दिन से जिस दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए थे। आज के दिन हम में से हर कोई भगत सिंह के बारे में जानता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंटेड फ्रीडम फाइटर्स हैं देश के। बहुत से लोग प्रोफाइल पिक्चर पर भगत सिंह की फोटो लगाकर घूमते हैं, लेकिन शायद ही उनमें से किसी ने कोशिश करी है गहराई में जाकर उनके विचारों को, उनकी विचारधाराओं को और आइडियाज को समझने की। आज के वीडियो में मैं इसी की चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। आइए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं भगत सिंह को। जब भी आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में हथियार और वायलेंस जैसे शब्द आते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगत सिंह को अपने जमाने का फियर्स इंटेलेक्चुअल कंसीडर किया जाता था। उनके दोस्त कहते थे कि जब भी भगत सिंह उन्हें दिखते थे, कोई ना कोई किताब हाथ में लिए होते थे वो। उन्होंने विस्तार में पढ़ाई करी थी ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन लिटरेचर की। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार उन्होंने 250 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी अरेस्ट होने से पहले, और जो 2 साल वो जेल में रहे थे उन्होंने तकरीबन 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। और ना सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए, बल्कि भगत सिंह को अपने लेख के लिए भी जाना जाता था, अपनी राइटिंग के लिए। उनके आर्टिकल्स छपते थे कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसी मैगजीन्स में। उस जमाने की मैगजीन्स हुआ करती थी। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगत सिंह एक इंटेलेक्चुअल थे हाईएस्ट ऑर्डर के। लेकिन आज के दिन अगर किसी को आप कहोगे कि जरा भगत सिंह की तरह एक्टिंग करके दिखाना, तो वो अपनी मूंछों के साथ खेलेंगे और गोली निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह ने यह कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। लेकिन आज के दिन लोग आइडियाज की, विचारों की बात ही कहां करते हैं। लोग तो बड़े खुश हैं एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी को ट्रिगर हैप्पी रेबल की तरह दिखाने में। इसीलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इनके 3 बड़े विचारों को आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 बड़ी आइडियोलॉजीज जो भगत सिंह की रही थी: सोशलिज्म, एथिज्म और इंटरनेशनलिज्म। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिज्म की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हें दर्द होता था जब वो देखते थे कि कैसे किसानों को, मजदूरों को, फैक्ट्री वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। वो यही सोसाइटी के निचले वर्ग के लिए लड़ना चाहते थे। उनकी इंस्पिरेशन दिखती है उनके 1923 प्राइज विनिंग ऐसे में, जहां पर वो गुरु गोविंद सिंह को कोट करते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू ना छड्डे खेत। यानी बहादुर वह है जो दीन दुखियों के भले के लिए लड़ता है, और भले ही उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो जाए, वह मैदान छोड़कर नहीं भागता। हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स के लिए देश को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाना नंबर 1 प्रायोरिटी थी, और जो सोशल जस्टिस का सवाल था उसकी चर्चा बाद में भी करी जा सकती थी। लेकिन भगत सिंह का कहना था, एक किसान के लिए और एक मजदूर के लिए फर्क नहीं पड़ता टॉप पर कौन बैठा है, सरकार में कौन बैठा है, चाहे वो एक ब्रिटिशर हो चाहे वो भारतीय हो। एक्सप्लॉयटेशन होती है, फर्क नहीं पड़ता एक्सप्लॉयट करने वाला कौन है, चाहे हेड ऑफ स्टेट लॉर्ड रीडिंग हो या सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो। किसानों और मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर एक्सप्लॉयटेशन चलती रहेगी तो। अपने फरवरी 1931 के मैसेज में भगत सिंह कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एक इंडिस्पेंसेबल प्री कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। उनकी रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सोशलिस्ट शब्द इसमें बाद में ऐड कर दिया था, जिससे कि यह बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह का स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन अपनी विचारधारा में इनके स्लोगन्स में भी दिखता है। जब असेंबली में बम गिराए गए थे तो भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने 3 स्लोगन्स उठाए थे: इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट और डाउन विद इंपीरियलिज्म। सिमिलरली ट्रायल के दौरान इन्होंने नारे उठाए थे लॉन्ग लिव सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और डाउन विद इंपीरियलिज्म। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक बड़ा फेमस श्लोक है महाउपनिषद और ऋग्वेदा में, शायद आपने सुना हो, वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। इंटरनेशनलिज्म एक और ऐसी विचारधारा थी दोस्तों जिसमें भगत सिंह बहुत स्ट्रांगली मानते थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था विश्व प्रेम, पब्लिश किया गया था कैलकाटा की मैगजीन मतवाला में 1924 में। यह कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना रहे। वह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा।
वह दिन जब इस आदर्श की स्थापना होगी, उस दिन यह कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस आर्टिकल में ये उस पोएट को बहुत प्रेस करते हैं जिसने वसुदेव कुटुंबकम का आइडिया पहले एनविजन किया था। आज के दिन जो लोग अपने आप को बहुत नेशनलिस्ट कहते हैं वो एक्चुअली में जिंगोइज्म के लेवल तक गिर चुके हैं। जिंगोइज्म एक ऐसा शब्द है जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को डिपिक्ट करता है। मतलब अपने देश के बारे में भला सोचना तो छोड़ो, आप दूसरे देश को नीचा दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, दूसरे देशों को गालियां देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आज के दिन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, उससे भी ज्यादा गहरी दुश्मनी हुआ करती थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में और अमेरिका और जापान के बीच में भगत सिंह के जमाने में। भगत सिंह ने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा दिन जब फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे बल्कि ट्रेड करेंगे। वो दिन कहलाया जाएगा जेनिथ ऑफ प्रोग्रेस। एक ऐसा दिन जब अमेरिका और जापान दोनों देश एग्जिस्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। एक ऐसा दिन जिस दिन ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियंस भी रहेंगे लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर राज नहीं करेगा। 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था कीर्ति मैगजीन में जिसका टाइटल था नए नेताओं के अलग अलग विचार, जिसमें वो दो लीडर्स की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो कि दो नए लीडर्स थे, इमर्ज कर रहे थे इंडिया में उस वक्त। इन दोनों ने जो स्पीचेस दी थी बॉम्बे में, उस पर भगत सिंह अपने कमेंट्स देते हैं। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को एक इमोशनल बंगाली करके पुकारते हैं और कहते हैं ये एक ऐसे इंसान हैं जो रोमांटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की ब्यूटी को, कि इंडिया कितना महान हुआ करता था पुराने जमाने में। भगत सिंह इसे सेंटिमेंटैलिटी करके डिसमिस कर देते हैं और नेहरू के रैशनल व्यूज से उसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल कहते हैं जिस देश में जाओ वही समझता है कि उसका दुनिया के लिए एक विशेष संदेश है। इंग्लैंड दुनिया को संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है। भगत सिंह नेहरू की इस राय से सहमत थे कि अगर हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें कुछ सही नहीं लगता है तो हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो वेदास और कुरान में भी क्यों ना लिखा गया हो। अगर आप भगत सिंह के विचारों के बारे में और गहराई में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप इनकी बायोग्राफी जाकर पढ़िए। पढ़ने से भी अच्छा है, ज्यादा आसान है, ऑडियो बुक की तरह भी सुन सकते हैं आप इसे। मैं पर्सनली ऑडियो पॉडकास्ट को काफी प्रेफर करता हूं क्योंकि उन्हें पढ़ने में तो बुक खोलकर हमेशा बैठना होता है, फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, लेकिन ऑडियो पॉडकास्ट को आप वॉक करते हुए, घर की सफाई करते हुए या ड्राइविंग करते हुए भी सुन सकते हैं। और यहां पर मैं एक बहुत ही अच्छा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, कुकू FM। इसमें बुक समरीज हैं, बायोग्राफीज हैं और कोर्सेज भी हैं। भगत सिंह की बायोग्राफी भी कुकू FM पर अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मली कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन क्योंकि कुकू FM ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है दोस्तों। आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 319 रुपीज पर ईयर, लेस देन 1 रुपी पर डे। तो जरूर चेकआउट करिए दोस्तों, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने 1927 में लिखे गए आर्टिकल रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन में भगत सिंह बात करते हैं इगैलिटेरियनिज्म की। दुनिया के सभी गरीब लोग जिस भी जाति, नस्ल, धर्म या देश के हों, सभी के वही अधिकार हैं। ये तुम्हारे फायदे में है कि धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता को लेकर भेदभाव बंद हो सके और सरकार की पावर तुम्हारे हाथों में हो। इसी से ही हम आते हैं दोस्तों भगत सिंह की एक और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पर, जो कि है सेक्युलरिज्म और एथिज्म। जहां एक तरफ महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म के इंडियन वर्जन को प्रमोट करते थे, यानी ऐसा सेक्युलरिज्म जहां पर सरकार धर्म को प्रमोट तो करेगी लेकिन धर्म निरपेक्षता दिखाएगी, सारे रिलीजन्स के बीच में इम्पार्शियल रहेगी। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म में मानते थे, यानी सरकार और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखनी चाहिए हमेशा। यही एक्चुअली सेक्युलरिज्म की ओरिजिनल डेफिनेशन है कि सरकार को किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक इंसान का पर्सनल अफेयर है। और इसी चीज पर फोकस किया था दोस्तों भगत सिंह और भगवती चरण वोरा ने जब उन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था नौजवान भारत सभा का। हम भारतीय हैं, हम कर क्या रहे हैं? पीपल की एक टहनी कट जाती है तो हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज की मूर्ति ताजिया का एक कोना क्या टूट गया, अल्लाह को गुस्सा आ गया। अरे इंसान की कीमत जानवरों से तो ज्यादा होनी चाहिए, और फिर भी यहां भारत में लोग पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं।
कीर्ति मैगजीन के जून 1927 के इशू में जो आर्टिकल लिखा था भगत सिंह ने, रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन, उसमें भी इसके इंपॉर्टेंस की बात करी गई थी। लोगों को आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। गरीब मजदूरों और किसानों को यह समझाना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीवादी हैं। यही रीजन है दोस्तों कि जब हमारे एक और फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ ले रहे थे, तो भगत सिंह ने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था जिस पर एक तरफ पोएम लिखी गई थी द लॉस्ट लीडर और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय जी की फोटो प्रिंट करी गई थी। भगत सिंह के जो पर्सनल व्यूज थे रिलीजन को लेकर, उन्हें इन्होंने बड़े फेमस आर्टिकल वाई आई एम एन एथिस्ट में डिटेल में समझाया था। इनका कहना था कि अगर भगवान ने यह दुनिया बनाई है तो इतना इनजस्टिस क्यों है, इतना दर्द, इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में। इन्होंने चेतावनी दी किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को कि इसे गॉड का प्लेजर मत कहो। वे कहते हैं कि यह कैसा जस्टिस है जहां पर लोगों को सजा दी जाती है उनके पुराने जन्मों के पापों को लेकर। यहां पर भगत सिंह बात करते हैं थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। ये आर्ग्यू करते हैं कि रिवेंज एज ए जस्टिस बड़ा ही आउटडेटेड आइडिया है, कि किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए रिवेंज ली जाए, ये पुराने जमाने की सोच है। दूसरी तरफ जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, किसी को पनिश किया जाए उनके गलत कामों के लिए, ये भी एक ऐसी सोच है जिसे अब दुनिया से हटाया जा रहा है धीरे धीरे। एक तीसरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है जो आज के दिन दुनिया में धीरे धीरे एक्सेप्ट करी जा रही है, जो कि एक नेसेसरी चीज है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि अगर किसी ने यहां पर कुछ गलत किया है तो उसे रिफॉर्म किया जाए, उसे कन्वर्ट किया जाए एक पीस लविंग सिटीजन में। भगत सिंह पूछते हैं कि अगर भगवान किसी को अगले जन्म में गाय, बिल्ली, कुत्ते, भैंस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कैसे अपने आप को रिफॉर्म कर पाएगा, या फिर अगले जन्म में उसे गरीब परिवार में पैदा करें तो कैसे वो अपना ऑपरेशन होने से रोक पाएगा। गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से उसका दिल और क्रूर बनता जाएगा, और अगर वो फिर कोई क्राइम कमिट करता है तो क्या ये भगवान की गलती नहीं है। यहां पर आज के दिन दोस्तों बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के पीछे भगत सिंह की फोटो लगाकर घूमते हैं और लिखते हैं लगता है फिर से आना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, भगत सिंह एक एथिस्ट थे। वो ना तो किसी रीबर्थ, पुनर्जन्म या स्वर्ग नर्क, हेवन हेल में विश्वास रखते थे। जब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे थे तो वो जानते थे कि ये दी एंड है, इसके आगे कुछ नहीं होगा यहां पर। लेकिन एट द सेम टाइम भगत सिंह कहते थे कि एक इंसान को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। तो आप अगर आज के दिन सही में भगत सिंह को मानते हैं दोस्तों, तो उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगाने से, गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप भगत सिंह को सही में रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके आइडियाज के बारे में पढ़िए, वो जिन वैल्यूज को फॉलो करते थे उन्हें और गहराई से जानने की कोशिश कीजिए, उनकी विचारधाराओं के बारे में जानिए, और जो वो सपना उन्होंने देखा था एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने का, उसकी ओर काम करना शुरू कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स में लिखकर भी आप बता सकते हैं कि अगर ऐसे ही और हिस्टोरिकल वीडियोस आप देखना चाहेंगे तो और कौन से टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।